और यहां से अपन डिस्कशन शुरू करेंगे किसका, श्वसन तंत्र का, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो तैयार हो, चलो आ जाओ फिर करते हैं आगे डिस्कस अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। सवाल देखो जरा ध्यान से, श्वसन क्रिया के अंगों पर विचार करो कि आपके जो श्वसन क्रिया होती है उसके अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं, उसके ऊपर आपको विचार करना है। आप देखोगे हर एक सिस्टम के अंदर मैं पहला सवाल आपको यही बताऊंगा कि इस पाचन क्रिया में, श्वसन क्रिया में या रक्त परिसंचरण तंत्र में या उत्सर्जन तंत्र में शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है। जैसे ग्रसनी, ग्रसनी श्वसन तंत्र का भी भाग है और पाचन तंत्र का भी भाग है, जिसको फिरेंक्स बोलते हैं, PHYRANX, वो फिरेंक्स आपके दोनों का भाग होती है। ग्रास नली केवल पाचन तंत्र का भाग है और श्वास नली केवल और केवल श्वसन तंत्र का भाग है। इज इट क्लियर? चलो इस सवाल को देखते हैं। श्वसन क्रिया के अंगों पर विचार करना, ये कह रहा नासा मार्ग, नासा मार्ग श्वसन क्रिया का है क्या भाग? बिल्कुल है, नासा मार्ग ये अपना नाक है। दूसरा ग्रसनी, ग्रसनी है क्या? ये भी है। श्वास नली भी है और कूपिका भी है। अच्छा, इस सवाल को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको श्वसन तंत्र समझा दूं क्या? ये देखो, ये आपके सामने श्वसन तंत्र है, फिर उस सवाल पे चलेंगे। अच्छे तरीके से जवाब दे दोगे आप खुद ही, पहले इसको समझ लो। देखो अपने पाचन तंत्र पढ़ा, उसमें मुख गुहा आ रही थी सबसे पहले। अब मुझे एक बात बताओ, श्वास लेने के लिए किसका काम आता है? दांतों का जरूरत होती है क्या श्वास के लिए? नहीं। जीभ की जरूरत होगी क्या? नहीं। लार ग्रंथियों की जरूरत होगी क्या? नहीं। फिर श्वास लेने के लिए क्या होगा? मुंह को बंद कर लो, फिर भी श्वास आप किससे लोगे? नाक से लोगे। यानी कि आपकी जो नासिका होती है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? नासाग्र भी बोल सकते हो। नासाग्र यानी नासिका का जो अग्रभाग होता है, ये नासाग्र, ये श्वसन तंत्र का भाग होता है। सबसे पहले नाक से आप श्वास लेते हो, ये श्वास लेकर के सबसे पहले किस में जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। मैंने आपको बताया ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद में आगे ग्रसनी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसकी वजह से? एपिग्लोटिस, कंठ छंद की वजह से श्वसनी जो है, ये आपकी ग्रसनी है, वो श्वास नली और ग्रास नली में अलग अलग हो जाती है। यहां पर आपको एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, लेरिंग्स। लेरिंग्स का मतलब होता है स्वर यंत्र। ध्यान रखना, ये स्वर यंत्र जो होता है ये आवाज उत्पन्न करने के काम में आता है। स्वर यंत्र का ये काम नहीं होता है कि ये इनको अलग करे, स्वर यंत्र केवल आवाज उत्पन्न करता है। अब यहां पर आपको दिख रही होगी श्वास नली। ये जो श्वास नली है साथियों, ये क्या है? ये श्वास नली। दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि ये इमेज लगा रखी है मैंने, मैं लिख देता हूं, ये श्वास नली है। तो श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहला भाग होगी आपकी नासिका। नासिका के बाद में किसकी बारी आ गई? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में कौन आ गई? श्वास नली। ये श्वास नली जो है आगे सांस को लेकर के जाएगी कहां? फेफड़ों के अंदर, और यहां आकर के दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये तो ऊपर तो होती है श्वास नली, और श्वास नली आगे जिन दो भागों में डिवाइड होता है उसको बोला जाता है श्वसनी। श्वसनी को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। श्वसनी को इंग्लिश में बोला जाता है कि श्वास नली आगे जाकर के कौन से दो पार्ट में डिवाइड होती है। और ये जो श्वसनी है साथियों, ये आगे जाकर के और इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये छोटे छोटे पार्ट कहलाते हैं श्वसनिका। क्या कहलाते हैं? श्वसनिका। इनको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रोंकीजोल। ठीक है। और ये श्वसनिकाएं आगे जाकर के कूपिकाओं में कन्वर्ट होती है। किसके अंदर कन्वर्ट होती है? कूपिका के अंदर कन्वर्ट होती है। और कूपिका जो होती है वो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि पूरे के पूरे श्वसन तंत्र का आधार होती है आपकी कूपिका। तो कौन कौन से भाग हो गए श्वसन तंत्र के अंदर? अब आ जाओ यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो नासिका। नासिका यानी कि आपका नाक, जहां से आपने श्वास लिया, नाक से श्वास लिया, श्वास नाक से कहां पर गया? ग्रसनी के अंदर गया। ये ग्रसनी, जिसको आप फिरेंक्स बोलते हो, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के अंदर आती है। अच्छा, ग्रसनी आगे डिवाइड होके एक तो चला गया ग्रास नली, जिसको आपने क्या बोला? एपिग्लोटिस, वो तो पाचन तंत्र का भाग हो गया। और इसमें क्या आ जाएगी? इसमें आ जाएगी श्वास नली। ठीक है, ये हो गई आपकी श्वास नली। अब ये श्वास नली आगे जाकर के दो श्वसनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? श्वसनी में। श्वास नली आगे कन्वर्ट होती है श्वसनी के अंदर, और श्वसनी जो है ये आगे कन्वर्ट होती है साथियों श्वसनिका के अंदर। श्वसनिका और भी छोटी छोटी शाखाएं होती है जो श्वसनी को छोटी शाखाओं में बांट देती है। और ये श्वसनिकाएं आगे जाकर के जुड़ती है किससे? कूपिकाओं से। किससे जुड़ती है? कूपिकाओं से जुड़ती है। और यहां पर जो मैंने आपको ये चीज बताई ना, कौन कौन सी? ये आपकी श्वसनी, श्वसनिका और कूपिकाएं, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये किसके अंदर होता है? ये सारा का सारा पोर्शन फेफड़ों के अंदर होता है। इसका मतलब जो फेफड़े हैं ये भी आपके श्वसन तंत्र का भाग है। और फेफड़ों के नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस एक दिख रहा है आपको ये मध्य पट, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इसका मध्य पट। इसको क्या बोला जाता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डाईफ्राम। ये जो डाईफ्राम है साथियों, ये भी आपके श्वसन तंत्र का ही भाग है। आपने देखा होगा जब अपन श्वास लेते हैं, जैसे श्वास लो,
आप सांस लेते हो तो फेफड़े फूल जाते हैं, क्योंकि फेफड़ों के अंदर सांस भर रही हो। डायफ्राम जो होता है ना, इस जगह वो नीचे खिसक जाता है। तो डायफ्राम नीचे खिसकता है जब अपन सांस लेते हैं, तो ताकि फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह मिल जाए। तो फेफड़े भी आपके श्वसन तंत्र का भाग है और डायफ्राम भी श्वसन तंत्र का भाग है। अब आ जाओ अपने सवाल के ऊपर। देखो, इसने सवाल में पूछा है कि कौन अंगों पर विचार करो। नासा मार्ग यानी नासिका श्वसन तंत्र का भाग है, ग्रसनी भी है, श्वास नली भी है, कुपिका भी है। तो ये वाली बात तो सही हो गई। डायफ्राम श्वसन तंत्र का भाग है क्या? बिल्कुल है। नासा गुहा, जैसा आपकी मुख गुहा होती है, इसने नासिका को नासा गुहा बोल दिया, तो ये भी इसमें आएगा। और ये अगला है श्वसनिका और ये है ग्रसनी, तो ये वाले भी सारे के सारे भाग है इसके। फिर ग्रसनी और ग्रास नली, यहां पर देखो क्या नाम ले लिया इसने, ग्रास नली। आप मुझे बात बताओ, ग्रास नली किसका भाग है? आप कहोगे गुरुजी ग्रसनी जब दो भागों में बढ़ती है, एक श्वसनिका होता है, एक ग्रास नली होती है, तो ग्रास नली तो पाचन तंत्र का भाग है। इसका मतलब इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। श्वसनिका ये तो भाग है, श्वसनी आगे जाकर के छोटी छोटी श्वसनिकाओं में कन्वर्ट होती है, तो ये भी आपके श्वसन तंत्र का भाग है। अगला कह रहा वृक्काणु। वृक्काणु को इंग्लिश में बोला जाता है साथियों नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। इसका मतलब ये वाला इसके अंदर गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है श्वास नली। श्वास नली भी श्वसन तंत्र का भाग है, फेफड़े भी है, श्वसनिकाएं भी है और डायफ्राम भी है। इसका मतलब ये वाला भी हो गया। अब इसने पूछा है असत्य कथन का चयन करो। श्वसन क्रिया के अंग, श्वसन क्रिया के अंग इनमें से कौन से नहीं है? तो ये तीन वाला नहीं है, तो आप क्या चूज करोगे? केवल और केवल तीन। तो ये केवल और केवल तीन आप चूज कर लोगे कि ये वाला असत्य है भाई साहब। इसमें ग्रास नली और वृक्काणु जो है, ये ग्रास नली तो पाचन तंत्र का भाग है और वृक्काणु आपके उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ये दोनों श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। इज इट क्लियर? ग्रास नली में मुख गुहा पाचन तंत्र का भाग है, मुख गुहा पाचन तंत्र का है, जबकि वृक्काणु नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ये सारा का सारा आपने देख लिया। अब देखो ये जो सवाल साथियों आपकी, ये नासा द्वार है, ये भी श्वसन तंत्र का भाग है। मुख गुहा है, ये भी श्वसन तंत्र का भाग है। ये ग्रसनी है, ये आप देख पा रहे होंगे ना, ग्रसनी। मैंने आपको बताया था अपने जो कंठ के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, जिसके ऊपर ये छोटी छोटी ऐसी हड्डियां हैं पतली पतली, ये श्वसनी का भाग है। श्वसनी आगे जाकर के एक सिरा तो उसका फेफड़ों में चला जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं ग्रसनी को, उसको बोलते हैं आगे श्वास नली। और एक हिस्सा उसका चला जाता है नीचे आमाशय की ओर, जिसको अपन बोलते हैं ग्रास नली। तो यहाँ पर ये हो गया आपके श्वास नली। यहाँ पे आपको एक कंठ दिख रहा होगा, या इस कंठ को आप एपिग्लोटिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कह लो या कंठ छद कह लो, ये मैंने आपको पीछे भी बताया। ये कंठ छद जो होता है, ये श्वास नली और ग्रास नली को अलग करने का काम करता है। अगली है उपास्थि वलय। ये उपास्थि वलय होती है श्वास नली पे लगी हुई, ये जाकर के आगे कन्वर्ट होती है श्वसनी के अंदर, श्वसनी आगे जाके कन्वर्ट होती है श्वसनिका में, और श्वसनिका आगे कन्वर्ट होती है कूपिकाओं के अंदर। जैसे ये श्वसन श्वसनिकाएं हैं, है ना, जैसे ये श्वसन श्वसनिकाएं, जो ये श्वसनी आई ये श्वसनिका में कन्वर्ट हुई, तो ये इस प्रकार से ये श्वसनी आ रही है, ये आगे जाकर के श्वसनिकाओं में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ ये श्वसनिका आगे जाकर के कूपिका में कन्वर्ट हो गई। किसमें? कूपिका में। और ये जो कूपिका होती है, इसको बोला जाता है श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। भूलना नहीं है, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कूपिका होती है। जिस प्रकार से आपके साथियों उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, उसी प्रकार से श्वसन तंत्र की कूपिका होती है। और उसी प्रकार से साथियों आपके एक और जैसे मैं बात करूं आपके संपूर्ण शरीर की, अगर अपन बात करें तो संपूर्ण शरीर की जो साथियों संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वो आपकी कोशिका होती है। और आपके जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। ये आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे, एग्जामिनर ये वाला सवाल भी आपसे पूछ सकता है, तो वो जब अपन सारे सिस्टम पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये आपके हो गया श्वसन तंत्र पूरा का पूरा कंप्लीट। पसलियां जो होती है फेफड़ों को ढके हुए रखती है ना, पसलियां फेफड़ों की और हृदय का इनका प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अगला सवाल देखो, फुफ्फुस के अंदर छोटी नलिकाएं जो गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत हो जाती है क्या कहलाती है? फुफ्फुस के अंदर यानी कि फेफड़े के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है, नलिकाएं। अब देखो ये फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अंदर ये छोटी छोटी नलिकाएं हैं, श्वसनिकाएं, ये आगे जाकर के गुब्बारे में कन्वर्ट हो रही है। इन गुब्बारों को क्या कह रहे हैं अपन? कूपिका कह रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कूपिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। श्वसनिका जो श्वास नली होती है वो श्वसनिका में कन्वर्ट होती है, श्वसनी में कन्वर्ट होती है, और श्वसनी आगे जाकर के श्वसनिका में कन्वर्ट होती है, और ये श्वसनिका आगे जाकर के श्वसन श्वसनिकाओं में कन्वर्ट होती है, और ये आगे जाकर के कूपिका में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से इनका प्रोसेस चलता है। अगला सवाल देखो, चलो ये आई गया आपके सामने, वापस से वही सेम डायग्राम है कि ये श्वसनी है, आगे जाकर के श्वास नली जो ये श्वसनी में कन्वर्ट हो रही है, श्वसनी आगे जाकर के श्वसनिका, और श्वसनिका आगे जाकर के कूपिका में कन्वर्ट हो रही है।
मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है हृदय कहाँ पर स्थित है, आमाशय कहाँ पर स्थित है? तो आमाशय होता है आपका उदर गुहा के अंदर, यानी कि जो पेट की गुहा है उसमें आमाशय होता है। और वक्ष गुहा का मतलब हो गया आपकी छाती, यानी कि आपकी चेस्ट। चेस्ट के अंदर आपके मानव शरीर के फेफड़े होते हैं और चेस्ट में ही आपके कौन होता है? वक्षीय गुहा। इस वक्षीय गुहा के अंदर ही आपका हृदय होता है और इसी के अंदर आपके फेफड़े होते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। मुख गुहा तो मुंह वाला हो गया, उदरीय गुहा के अंदर आपका कौन होता है? आमाशय और छोटी आंत वगैरह, ये सारे के सारे उदरीय गुहा के अंदर होते हैं। जैसे ये फेफड़े दिख रहे होंगे आपको, ये फेफड़े कहाँ पर होते हैं? चेस्ट में ही होते हैं, जिसको आप छाती बोलते हो। इसको वक्षीय गुहा बोलते हैं। गुहा का मतलब एक तरीके से खाली स्थान। तो जो वक्ष यानी कि चेस्ट वाली जो ये खाली स्थान है, इसके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, इसके कहने का ये मतलब है। अब यहां से शानदार सवाल शुरू होते हैं आपके। आप कहोगे गुरुजी हमने चलो शोषण तो ले लिया, लेकिन हम शोषण लेते क्यों है, शोषण करते क्यों है, हम शोषण करने के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन आपको अब पता चलेगा एनसीईआरटी के आधार पर, जहां से एग्जामिनर आपसे सवाल भी पूछता है। बहुत ही शानदार सवाल है। इसके एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। जैसे इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। अपन क्या करते हैं, श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस वापस छोड़ते हैं। सबसे पहली बात तो हमने भोजन करा, भोजन किया, भोजन का अपन ने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। मुंह में गया, दांतों ने चबाया, लार ग्रंथियां मिली, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का पाचन करा। नीचे ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में गया, आमाशय ने प्रोटीन का पाचन करा। आगे पित्तरस मिला, पित्तरस ने वसा का पाचन करा और भोजन को क्षारीय बनाया। आगे गया अग्नाशयी रस मिला, उसने सबका पाचन कर लिया, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज एंजाइम वसा का और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का। आगे गया छोटी आंत में आंतरीय रस मिला, आंतरीय रस के अंदर सारे के सारे मिले जो कि पाचन करते हैं, जैसे कि आपके सुक्रेज है, माल्टेज है, लाइपेज है, पेप्टेज है, ये सारे के सारे पाचन करते हैं। छोटी आंत के अंदर फिर साथियों आगे जाता है भोजन का होता है अवशोषण, यानी कि सारा का सारा भोजन पच गया, पचने के बाद भोजन का अवशोषण हुआ। अवशोषण हुआ यानी कि जैसे प्रोटीन एमिनो अम्लों में बदल गए, वसा जो है वो वसा अम्लों के अंदर बदल गए, या फिर ग्लिसरॉल के अंदर बदल गए। आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो किसमें, स्टार्च के अंदर, या फिर इनके अंदर बदल गया ग्लूकोज के अंदर। अब ये सारे के सारे ग्लूकोज वगैरह हमारे रक्त के अंदर मिल गए। अब रक्त में क्या होगा, उस ग्लूकोज से तो हमारा केवल काम चलेगा नहीं, उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम है वो कैसे होता है, जैसे ही पचा हुआ खाना हमारे शरीर की छोटी आंत के अंदर जो आपके दीर्घरोम या रसा द्वार होते हैं उनके द्वारा जैसे ही अवशोषित करके खून में मिलाया जाता है, खून के अंदर साथियों जब वो रस पहुंच जाता है तो खून के अंदर क्या होता है, शरीर की हर एक कोशिका तक वो ग्लूकोज पहुंचता है और उस कोशिका के पास में फिर हम जो श्वास लेते हैं वो श्वास ली हुई ऑक्सीजन जाती है और वो ऑक्सीजन जाकर के उस भोजन का क्या करती है, फाइनली तोड़ करके उस भोजन को, उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है। क्योंकि भोजन करने का हमारा अल्टीमेट उद्देश्य तो क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करना होता है, ताकत प्राप्त करना होता है। तो ताकत ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज अगर बना हुआ शरीर में रह गया या केवल प्रोटीन रह गया, केवल एमिनो अम्ल रह गए, उससे हमको ताकत नहीं मिलती, उनको आगे और तोड़ना पड़ता है। तो जैसे हमने जो ग्लूकोज लिया साथियों, जैसे मान लो C6H12O6, ये है ना, ये हमने भोजन किया। इस किए हुए भोजन की साथियों जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास ली, श्वास कहाँ पर गई, फेफड़ों के अंदर गई, और जैसे ही फेफड़ों के अंदर श्वास आई, फेफड़ों के अंदर श्वास यानी कि ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन को साथियों O2 को इन कूपिकाओं ने क्या करा, हमारे खून में एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, उसको दे दिया कि भाई तू ले जा। अब वो हीमोग्लोबिन वर्णक लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन वर्णक हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन को ले गया शरीर की हर एक कोशिका में, जहां पर ये आपके भोजन पहले से ही पड़ा था 6H12O6। अब इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई CO2, साथ में जल बनाया H2O और साथ में ऊर्जा बना दी, और यही ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने के काम में आती है, हमारे शरीर की मरम्मत करने के काम में आती है। तो समझ गए बात को, हमने श्वास लिया तो श्वास में क्या ली, ऑक्सीजन, और हमने खाना खाया तो खाना खाने पर क्या प्राप्त हुआ, C6H12O6। इसका मतलब अगर श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे, दोनों ही चीजें आवश्यक है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ये ऊर्जा प्राप्त करने पर जो CO2 बनती है ना साथियों, इस CO2 को क्या करता है, इस CO2 को हीमोग्लोबिन वापस लेता है खून से और ला करके फेफड़ों के अंदर छोड़ता है, और फेफड़ों के अंदर ये कूपिकाएं खून से वापस इस CO2 को लेती है और श्वास के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो श्वसन क्रिया के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब समझ आया ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली जाकर के हमारे भोजन का पाचन करेगी।
इस ग्लूकोज को पचाएगी और इससे ऊर्जा बनाएगी, और ये ऊर्जा बनेगी तब साथ में CO2 भी बनेगी, और ये CO2 हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए CO2 को वापस बाहर निकाला जाता है। और बाहर कैसे निकालते हैं? जिस कोशिका में भोजन बना उस कोशिका से रक्त में मिला हुआ हीमोग्लोबिन इस CO2 को लेता है, ला करके फेफड़ों को देता है, और फेफड़े फिर क्या करते हैं? कुपिकाओं के माध्यम से वो CO2 गैस को बाहर निकाल देते हैं। हमने सांस बाहर छोड़ी तो CO2 बाहर निकली है। ऐसा पूरा प्रोसेस होता है आपके श्वसन तंत्र का। तो बात यह है कि ये जो हमने ऑक्सीजन लिया है ना साथियों, ये ऑक्सीजन अल्टीमेटली क्या करेगा? इस भोजन का पाचन करेगा, और ये जो है ना आपकी अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये आपके एक तरीके से श्वसन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? ये श्वसन की अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि श्वसन क्या है, तो श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे है रासायनिक अभिक्रिया? पचे हुए भोजन के जो आपके अल्टीमेटली अणु होते हैं, उन अणुओं को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, समझ गए? यहां तक बात क्लियर? चलो अब आ जाओ इस सवाल के ऊपर। इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करो। पहला कह रहा है श्वसन प्रक्रिया, यानी कि जो श्वास लेते हैं इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक, गले व श्वास नलिकाओं के जरिए फेफड़ों में पाए जाने वाली कुपिका में पहुंचाया जाता है। कुपिका को इंग्लिश में बोला जाता है अल्वियोली। क्या बोला जाता है? अल्वियोली कुपिकाओं को बोला जाता है, जो कि श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और ये जो कुपिकाएं होती है, ये कुपिकाएं आगे क्या करती है? उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में मिला देती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? सही है साहब। हमने श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ली, वायु को नाक से लिया, गले से होते हुए श्वास नलिकाओं में गई, श्वास नलिका ने आगे श्वसनी को दिया, श्वसनी ने आगे श्वसनिकाओं को दिया, और उन श्वसनिकाओं ने कुपिका को दिया वो ऑक्सीजन, और उन कुपिकाओं ने उसको खून में मिला दिया। तो ये पहली बात सही हो गई। दूसरा कह रहा है कुपिका में कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, यानी कि आपके जो ये फेफड़ा होता है ना साथियों, यहाँ पर ये जो कुपिका होती है, यहाँ पर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है बहुत बड़ा। ये कुपिकाएं हैं, इन कुपिकाओं के यहाँ पर फेफड़े की जो ये अंदर की दीवार होती है, यहाँ पर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है, छोटी छोटी बहुत सारी वेसल्स होती है। वो वेसल्स क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ में उस रक्त को मिला लेती है, उस O2 को मिला लेती है। तो ये जो जाल होता है जिसमें मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन लाई गई है, इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाओं में, ये अपने ऊपर रख लेता है इस प्रकार से। और फिर ये जब खून का प्रवाह होता है तो ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को शरीर के हर एक भाग में ले जाता है। दूसरी बात भी सही है। ये कह रहा है रक्त द्वारा लाई गई CO2, यानी कि हमारे शरीर में जैसे यहाँ पर जो CO2 बनी ना, इस वाली CO2 को वापस हीमोग्लोबिन लाता है और ला करके क्या करता है? कुपिका में छोड़ देता है, और ये अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाती है। ये वाली बात भी सही है। पूरे श्वसन का प्रक्रम हो गया ये। फिर कह रहा है रक्त O2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है, और उनके द्वारा उत्पन्न CO2 को ग्रहण कर वातावरण में भेजता है, और CO2 व O2 के इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहा जाता है। देखो इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, अब थोड़ी सी मेरे को थकान होने लगी है, लेकिन मेरे को वापस से एनर्जी मिल जाती है ये सोच करके कि यार आप लोगों के लिए कितना यूजफुल कंटेंट है। इतने दिन मैंने जो मेहनत करी है ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है ना। आप खुद निरीक्षण कर लो अच्छे तरीके से कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ कौन समझाता है यार, और वो भी NCERT की किताबों को बिल्कुल आसान भाषा के अंदर कोई नहीं समझाता। ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हुआ है। ऊपर वाली बात तो इसने सही बोली है कि रक्त जो है वो O2 गैस को अपने अंदर घोल लेता है। कहां पर घोलता है? रक्त में पाया जाता है लाल रक्त कणिकाएं, वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन अपने साथ मिला लेता है ऑक्सीजन को, और क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है। और वहां पर जो CO2 उत्पन्न होती है, CO2 क्यों उत्पन्न हो रही है? ग्लूकोज का पाचन हो रहा है, पाचन होकर के CO2 बन रही है। उस CO2 को ग्रहण करता है खून वापस और वातावरण में भेजता है, यानी कि वापस से फेफड़ों तक लाता है और वापस से वो CO2 बाहर निकाल दी जाती है। यहां तक तो ये बात सही है। आगे कह रहा है CO2 व O2 के इस आदान प्रदान की क्रिया को ब्रीथिंग कहा जाता है। ये वाली बात सही है क्या? ब्रीथिंग किसको कहा जाता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास लेना। अब ब्रीथिंग कहा जाता है, ये वाली बात सही होगी क्या? क्योंकि देखो एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? श्वसन होता है एक, और एक होता है ब्रीथिंग। तो ये वाली बात देखो CO2 व O2 के इस आदान प्रदान की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये वाली बात पूरी की पूरी सही हो गई। आप कहोगे गुरुजी सही हो गई, फिर यहाँ पे लोचा क्या है? लोचा ये है साथियों, यहाँ पर ब्रीथिंग की जगह
अगर ये लिख देता रेस्पिरेशन, क्या लिख देता, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। और श्वसन का मतलब क्या होता है साथियों, श्वसन का केवल इतना सा मतलब नहीं होता है कि आपने ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ दी। केवल इन गैसों का आदान प्रदान श्वसन नहीं कहलाता है। श्वास अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना ये तो ब्रीथिंग कहलाता है। ये तो आप केवल श्वास ले रहे हो, यानी कि ये तो ब्रीथिंग कहला रहा है। फिर श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। श्वसन का मतलब होता है कि हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन आगे जाकर के क्या कर रही है, ग्लूकोज अणुओं का खंडन कर रही है। अब यहां पर आप देख पाओगे ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, हवा को अंदर बाहर करना, यानी कि हवा को अंदर लेना, ऑक्सीजन लेना और हवा को बाहर छोड़ना, यानी कि CO2 को छोड़ना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन होता है भोजन से ऊर्जा बनाना। श्वसन का अल्टीमेटली गोल क्या होता है, ऊर्जा बनाना। आप सोचो हमें श्वास लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी यार, हम क्यों श्वास लेते हैं। अगर हमारा शरीर खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेता तो उस ग्लूकोज का पाचन वैसे ही हो जाता ऑक्सीजन के द्वारा। हमें श्वास लेने की जरूरत केवल और केवल इसलिए पड़ रही है ताकि हमारे खाए हुए भोजन का पाचन हो सके और उसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो भोजन से ऊर्जा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर दो चीजें आपके सामने हैं, एक है ब्रीथिंग और एक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन। और ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब एक तरीके से आप कह लो श्वास लेना। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास लेना। तो श्वास लेना ये अपने आप में अलग प्रक्रिया है, ये केवल और केवल एक भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, केवल हवा अंदर बाहर होती है और इस प्रक्रिया का काम केवल और केवल नाक और फेफड़ों तक ही होता है। और इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या, तो इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। उदाहरण जैसे आपने गहरी सांस ली, केवल श्वास लेने से ऊर्जा का उत्पादन नहीं हुआ है, वो श्वास के अंदर जो ऑक्सीजन गई है वो आगे जाएगी शरीर में और वो रेस्पिरेशन में भाग लेगी। यानी कि रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रक्रम है साथियों। कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया। क्यों है, क्योंकि जो C6H12O6 होता है इसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तब क्या बनता है, CO2 H2O और ऊर्जा बनती है। और ये वाली प्रक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, भोजन से ऊर्जा, ये भोजन है हमने किया जो भोजन का रस, और उससे फाइनली हमको ऊर्जा प्राप्त हुई है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो ये कहलाता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो ये आपकी रासायनिक है, इसमें ऊर्जा बनती है और ये कहां पर होता है, कोशिकाओं में। देखो ब्रीथिंग तो केवल और केवल नाक और फेफड़ों से होती है, हवा को अंदर लेना बाहर छोड़ना, लेकिन कोशिकाओं के अंदर जाती है वो ऑक्सीजन और जाकर के रेस्पिरेशन करती है, यानी कि भोजन से ऊर्जा बनाती है। और इसमें क्या होता है साथियों, इसमें तो देखो ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या, नहीं होता, लेकिन श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है और क्या बनता है, एटीपी। एटीपी किसको बोलते हैं, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे किए हुए भोजन से जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा संचित होती है हमारे शरीर में, किस फॉर्मेट में, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेट में वो ऊर्जा हमारे शरीर में संचित हो जाती है। और ये दौड़ने में ऊर्जा मिलना, जैसे अपन दौड़ते हैं तो दौड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, केवल श्वास से नहीं दौड़ा जा सकता, ऊर्जा चाहिए होती है दौड़ने के लिए। वो ऊर्जा पूरा जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन क्रिया करती है और CO2 ऊर्जा बनाती है, तब जाकर के होता है। तो इस वाले सवाल पे आ जाओ वापस। इसमें बोला इसने कि असत्य कथन का चयन करो, इसमें से कोई सा भी असत्य कथन लगा क्या आपको, मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि केवल 4 असत्य है। 4 नंबर असत्य होता, लेकिन तब होता जब यहाँ पर ब्रीथिंग की जगह पर आप रेस्पिरेशन लगा देते, या यहाँ पर CO2 और O2 के आदान प्रदान की जगह पर आप क्या लिख देते, आप लिख देते ऊर्जा का बनना। ऊर्जा के बनने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इसका मतलब, इसका वैसे राइट आंसर तो चारों के चारों सही है, तो इसकी जगह पर यह होना चाहिए सभी सही है। सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन ये होना चाहिए था सभी सही है। इज इट क्लियर, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में मतलब समझे, इतना बारीक कहां पता चलेगा आपको। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, माइंड के अंदर क्लियर रखना इस बात को। ये सारी चीज क्लियर। आगे देखो, सही का मिलान करना है आपको। एक तरफ दिया हुआ नासा मार्ग, नासा मार्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं नेसल पैसेज सॉरी, फेफड़े, डायफ्राम और श्वास नली यानी कि ट्रेकिया। अब देखो ये कह रहा है श्वसन के दौरान वायु के अंदर और बाहर होने के लिए अवशिष्ट आयतन रखते हैं। जब अपन श्वास लेते हैं तो उसके दौरान वायु के अंदर और बाहर होने के लिए, यानी वायु को अंदर लिया, फेफड़े फूल गए ना, क्यों फूले, क्योंकि इनके अंदर अवशिष्ट आयतन होता है।
इनके अंदर जमा आयतन होता है, जो आयतन श्वास लेते हैं तब बढ़ जाता है और श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब वापस से कम हो जाता है। इसका मतलब ये काम किसका है, ये काम है फेफड़े का। तो इसको इससे मिला दो। महीन रोमों व श्लेष्मा से आस्तारित, जिससे धूल के कण व अशुद्धियां शरीर के अंदर जाने से रुकती है। साथियों, आपकी जो श्वास नली होती है ना, इस श्वास नली के अंदर महीन रोम पाए जाते हैं। नहीं यार, श्वास नली में नहीं पाए जाएंगे। महीन रोम का मतलब हो गया जैसे आपके नाक के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं ना, वो रंध्र और श्लेष्मा से आस्तारित, जिससे धूल के कण व अशुद्धियां शरीर के अंदर जाने से रुकती है। आप मुझे एक बात बताओ, जब अपन श्वास लेते हैं तो यहाँ पर नाक के अंदर अपनी जो वायु के अंदर अशुद्धियां होती है ना, जैसे धूल के कण हो गए या मिट्टी हो गई, वो नाक में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से यही रोक लिए जाते हैं और शुद्ध वायु ही अंदर भेजी जाती है। इसका मतलब ये वाला काम किसका है, ये काम है नासा मार्ग का। तो नासा मार्ग क्या करता है, महीन रंध्रों, रोम और श्लेष्मा से आस्तारित होता है, धूल के कणों को रोक लेता है। अगला कह रहा है उपास्थीय छल्ले उपस्थित होते हैं, जिससे ये वायु रहित होने पर भी नहीं चिपकती। कौन नहीं चिपकती है वायु रहित होने पर, ये नहीं चिपकती आपकी कौन, श्वास नली, जिसको आप ट्रेकिया बोलते हो। श्वास नली के अंदर साथियों क्या होते हैं, उपास्थीय छल्ले होते हैं। आप कहोगे गुरुजी कहाँ होते हैं छल्ले, इधर आ जाओ, मैं डायग्राम के अंदर दिखाता हूं। जैसे ये देखो उपास्थीय छल्ले, यहाँ आ जाओ, ये श्वास नली है ना आपकी, दिखा है श्वास नली लिखा हुआ, ये श्वास नली है। इस श्वास नली के अंदर ये जो छल्ले पाए जा रहे हैं ना, ये क्या है, ये उपास्थीय वलय है। तो ये उपास्थीय छल्ले पाए जाते हैं इस प्रकार के बहुत सारे श्वास नली में। और आप श्वास नहीं भी लोगे ना तो भी ये छल्ले चिपकते नहीं है ना, ध्यान रखना, ये छल्ले कभी भी चिपकते नहीं है। अगर ये चिपक गए तो आप श्वास ले ही नहीं पाओगे। यानी कि जब श्वास नहीं जा रही है, आप नाक को पूरा बंद कर लोगे, मुंह को बंद कर लोगे, तो भी ये एज इट इज अपनी सिचुएशन में रहेगी। किस वजह से, इन उपास्थीय छल्लों की वजह से। तो ये उपास्थीय छल्ले किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके श्वास नली के अंदर। तो ये श्वास नली को ट्रेकिया को मिला दिया इससे। अगला लास्ट बच गया डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, श्वास अंदर लेने के दौरान चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जैसे श्वास लेके देखो, श्वास लोगे तो ऐसा लगेगा ना पसलियां ऊपर उठ रही है। पसलियां ऊपर उठने का मतलब डायफ्राम नीचे जा रहा है। डायफ्राम नीचे जा रहा है तो यहाँ पे चेस्ट में आयतन बढ़ जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर हवा स्टोर हो पा रही है। अब इसको मिला दो, एक के अंदर बी, पहले में बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में ही दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। पहले में बी और दूसरे में ए, तीसरे में दे, तीसरे में दे, चौथे में से, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। सवाल देखो अगला, मानव शरीर में श्वसन हेतु कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। अरे भाई, श्वसन के लिए तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ही होती है। ये कह रहा है हाइड्रोजन, श्वसन में हाइड्रोजन कब से जाने लग गई भाई। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बिल्कुल, CO2 और O2 इनका आदान प्रदान, O2 तो हम लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, तो दूसरी बात सही है। अगला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अरे भाई, नाइट्रोजन गैस हम कब से लेने लग गए श्वसन में। नाइट्रोजन तो हमारे शरीर में बनता है, हम जो भोजन करते हैं ना, भोजन में प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है ना, वो प्रोटीन आगे जाकर के आपको पता है किस में बदलता है, एमिनो अम्लों में बदलता है। प्रोटीन का पाचन होकर के क्या बनते हैं, एमिनो अम्ल बनते हैं। और फिर ये एमिनो अम्ल आगे किस में कन्वर्ट होते हैं, ये एमिनो अम्ल आगे कन्वर्ट होते हैं आपके साथियों किस में, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूं अमोनिया के अंदर। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। और ये जो अमोनिया होता है ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यकृत क्या करता है, इस अमोनिया को बदल देता है किसमें, यूरिया के अंदर। किसमें बदल देता है, यूरिया में। यूरिया का सूत्र होता है CH3C, जैसे यहाँ पर इसको इस प्रकार से जोड़ लो आप, यूरिया का सूत्र होता है आपके NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो यूरिया होता है ना, इस यूरिया को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। आगे डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में, है ना। तो ये जो एमिनो अम्ल होते हैं, ये अमोनिया यहाँ पर बनता है, ये नाइट्रोजन तो यहाँ पर है। नाइट्रोजन हम श्वसन में नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन तो जो प्रोटीन से ऑटोमेटिक बन जाती है शरीर में। अगला कह रहा है नाइट्रोजन, इसको कट कर दो, ऑक्सीजन। इसका मतलब राइट आंसर तो केवल 2 हो गया। ये पूछ रहा सत्य कथन, केवल 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन तंत्र में अवायवीय श्वसन के बारे में विचार करो। अब यहाँ पर बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आया है प्यारे साथियों, अवायवीय श्वसन की बात कर रहा है। यानी हमने श्वसन लिया, श्वसन में 3 प्रकार का श्वसन होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, और एक होता है वायु के अभाव में या ऑक्सीजन के अभाव में किया गया श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है ये तो समझे ना आप। श्वसन का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं। श्वसन का मतलब केवल और केवल ऑक्सीजन ग्रहण करना नहीं है, याद रखना। श्वसन का मतलब होता है भोजन से ऊर्जा बनाना। श्वसन का मतलब क्या होता है, भोजन से ऊर्जा बनाना। आप कहोगे गुरुजी आपने तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट ही हिला दिए, हम तो आज तक यही समझते थे कि श्वसन का मतलब CO2 छोड़ना और O2 लेना। तो मेरे प्यारे भाई, वो श्वास लेने में आता है, और श्वास लेना केवल और केवल ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है आपने जो भोजन किया है उस भोजन को आप तोड़ो छोटे छोटे अणुओं में और तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करो।
तो शोषण का मतलब होता है भोजन से ऊर्जा बनाना। अब भोजन से ऊर्जा बनने के प्रक्रम 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है अवायवीय, अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होती है तब भी शोषण होता है। एक ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन होती तो है लेकिन थोड़ी कम होती है। और एक होता है वायवीय शोषण, यानी कि ऑक्सीजन की पूरी उपस्थिति होती है। तीनों बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अवायवीय शोषण के बारे में। अवायवीय शोषण के बारे में बोल रहा है कि अवायवीय शोषण में पहले 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विखंडन होता है। अब यार देखो, ये वाली बात जो है ना आपके कब समझ आएगी, ये वाली बात तब समझ आएगी जब पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे। क्या कॉन्सेप्ट समझना, इधर आओ मेरे पास। देखो यहां पर आपके सामने होता है C6H12O6। आप कहोगे गुरुजी ये क्या है, तो हमने जो भोजन किया था ना, भोजन किया था, भोजन में आपने देखा होगा जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज को बदल देता है किसमें, ग्लूकोज और आपके फ्रक्टोज के अंदर, और जो माल्टेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज में बदल देता है, और जो आपका लेक्टेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में बदल देता है। यानी कि फाइनली बनता क्या है, ग्लूकोज ही तो बनता है पाचन होने से। तो ये ग्लूकोज बना तो एक तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये भोजन हो गया। ये आपने जो भोजन किया था, इस भोजन में कार्बन कितने हैं जरा बताओ, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन है 6। कितने हैं, कार्बन 6। अब ये जो 6 कार्बन होते हैं ना साथियों, ये जैसे हमारे शरीर में जाते हैं, तो शरीर में जाने पर मैं बात करूं आपके कोशिका द्रव्य के अंदर, किसके अंदर, कोशिका द्रव्य। यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर जाकर के ये 6 कार्बन वाला जो अणु होता है ना साथियों, ये 3 कार्बन वाले अणु के अंदर बदल जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाइरूवेट बोलते हैं। याद रखोगे क्या बोलते हैं, पाइरूवेट। और ये प्रक्रम कहां पर होता है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना। ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, ग्लूकोज में कार्बन है 6। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, जबकि पाइरूवेट में कार्बन कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर आगे ये कारनामा होगा कि ये पाइरूवेट जो है ना साथियों, ये अलग अलग तरीके से 3 चीजों के अंदर बदलेगा। कितनी चीजों में बदलेगा, 3 चीजों में। कैसे कैसे बदलेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पाइरूवेट के अंदर मुझे ये बताओ जरा, कितने अणु है कार्बन के, 3 अणु है कार्बन के। अब ये जो 3 अणु है ना, यहां से आगे प्रोसेस शुरू होता है। एक होता है आपका वायवीय शोषण। कौन सा होता है, वायवीय शोषण, वायवीय शोषण। दूसरा होता है आपका अवायवीय। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि अपन को सफिशिएंट जगह मिल जाए। दूसरा जो शोषण होता है वो होता है अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। और तीसरा जो होता है ना साथियों, वो होता है ऑक्सीजन के अभाव में। इसमें ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन का अभाव। अब यहां पर 3 प्रकार की चीजें होती है। कैसे होती है, एक एक चीज समझो। जो वायवीय शोषण होता है, ये होता है O2 की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन पूरे तरीके से उपस्थित होती है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए सफिशिएंट होती है। अवायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है, और इसमें ऑक्सीजन होती है लेकिन थोड़ी कम मात्रा के अंदर होती है। अब साथियों ये जो वायवीय शोषण है, इस वायवीय शोषण में क्या होगा, ये जो 3 कार्बन वाला पाइरूवेट है ना, ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा एक तो आपके देखो CO2 के अंदर। एक तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और साथ में बनाएगा ऊर्जा। और यही शोषण जो हम शोषण करते हैं ना, वो वाला शोषण होता है वायवीय शोषण। दूसरी बात होती है अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण के अंदर क्या बनता है, तो अवायवीय शोषण में CO2 बनता है, और CO2 के साथ में साथियों एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। आपसे पूछा जाएगा एल्कोहल कौन से शोषण में बनता है, अवायवीय शोषण में बनता है। इस एल्कोहल को क्या बोला जाता है, इथेनॉल बोला जाता है। एल्कोहल भी कौन सा बनता है, इथेनॉल बनता है, और साथ में इसमें ऊर्जा भी बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा। तो 3 चीजें बन गई O2 की अनुपस्थिति में। और ऑक्सीजन का अभाव, यानी कि ऑक्सीजन कम है, इसके अंदर क्या बनता है, इसमें बनता है आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। अब अल्टीमेटली प्रोसेस तो क्या है, प्रोसेस तो है आपका शोषण। अपन पढ़ तो क्या रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं अपन शोषण। शोषण के अंदर होता क्या, शोषण का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमने जो भोजन किया था, जो भोजन करके हमें जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ, इस ग्लूकोज से फाइनली हमको क्या बनानी है, ऊर्जा बनानी है। और ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। इस शोषण के प्रक्रम में हमने क्या करा, इस सबसे पहले तो ये जो 6 कार्बन वाला अणु था उसको कोशिका द्रव्य में तोड़ करके 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में बदला गया। फिर ये पाइरूवेट जो होता है ना,
ये पाइरूवेट भी 3 तरीके से अलग अलग बदलता है। 3 तरीके से अलग अलग कैसे बदलता है? सबसे पहले तो जो O2 की उपस्थिति में होता है प्रक्रम, ये कहां पर होता है ये आपसे पूछा जाएगा। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा शोषण होता है? वायवीय शोषण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है? CO2 H2O और ऊर्जा बनती है। दूसरी बात करते हैं अवायवीय शोषण की, यानी कि वायु की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन बिल्कुल होती ही नहीं है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है यीस्ट के अंदर। इसके अंदर यीस्ट, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं आपके यीस्ट के जैसे, यीस्ट हो गया, तो इन जीवों के अंदर, यीस्ट के अंदर क्या होता है? इनमें अवायवीय शोषण होता है और एल्कोहल बनता है। आपको पता है जो शराब इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पर यही वाला प्रोसेस काम में लिया जाता है। यीस्ट जो होता है, इसी यीस्ट से एल्कोहल बनता है और इसी यीस्ट को काम में लिया जाता है क्या बनाने में? शराब बनाने के अंदर, क्योंकि शराब में भी क्या होता है? एल्कोहल होता है। तो ये जो फाइनली आपका इथेनॉल बना ना साथियों, ये किसके अंदर बनता है? अवायवीय शोषण में बनता है और यीस्ट के अंदर बनता है। यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा आपके सामने कैटेगराइज भी कर देता हूँ। जैसे ये वाला एक प्रक्रम हो गया, ये वाला दूसरा प्रक्रम हो गया और ये वाला नीचे तीसरा प्रक्रम हो गया। अब ये जो तीसरा प्रक्रम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का अभाव, यानी ऑक्सीजन है तो सही लेकिन कम है, और ऐसा काम कहां पर होता है? ऐसा काम होता है पेशीय कोशिकाओं के अंदर। कहां पर होता है? पेशीय कोशिका। हमारे शरीर की जो पेशी कोशिकाएं होती है साथियों, हालांकि जो पेशी कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कंकाल पेशियां भी होती है, हृदय की पेशियां भी होती है, हमारे कंकाल तंत्र के ऊपर जो जुड़ी हुई पेशियां होती है वो भी होती है, जितनी भी मसल होती है वो सारी की सारी पेशियां ही होती है। तो जो पेशी कोशिकाएं होती है उनमें ऑक्सीजन का अभाव होने पर, ऑक्सीजन कम पड़ने पर CO2 नहीं बनता है, फिर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है, यानी कि CO2 और H2O की जगह क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और ये वाला काम कहां पर होता है? ऑक्सीजन के अभाव में होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर थोड़ी सी चीज और देख लो आप, ये आपके NCERT जो है साथियों, उसका एक आपके सामने स्क्रीनशॉट है NCERT किताब का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ जो ग्लूकोज है 6 कार्बन अणु वाला, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? पाइरूवेट में बदलता है। पाइरूवेट में 3 कार्बन अणु होते हैं, और ये जो 3 कार्बन अणु होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कहां पर प्रक्रम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 H2O यानी कि जल और साथ में ऊर्जा बनती है। ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीजन का अभाव जो हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर होता है, यहां पर लैक्टिक अम्ल बनता है और 3 कार्बन के अणु ऊर्जा के रूप में बनते हैं, यानी कि यहां पर ये जो कार्बन की ऊर्जा बनी है ना, यहां पर C3 होगा, 3 कार्बन वाली ऊर्जा होगी। ऐसा का ऐसा यीस्ट के अंदर होता है, ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति के अंदर एक तो इथेनॉल यानी कि एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। यहां पर जो ऊर्जा बनती है, इस ऊर्जा के अंदर कार्बन के 2 अणु होते हैं। तो यहां पर अब अपन वापस अपने सवाल पर आते हैं। सवाल में क्या कहना चाह रहा है कि अवायवीय शोषण में पहले 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विखंडन होता है। सही बात है क्या? अवायवीय शोषण कहां हो रहा है? ये रहा। इसमें क्या हो रहा है? पहले देखो 6 कार्बन वाला अणु किस में बदल रहा है? 3 कार्बन वाले अणु में। और ये वाला प्रोसेस तो चाहे अवायवीय शोषण हो, चाहे वायवीय शोषण हो, चाहे फिर ऑक्सीजन के अभाव में शोषण हो, सब जगह पर सेम होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है दूसरे चरण में पाइरूवेट, इथेनॉल तथा CO2 का निर्माण होता है। पाइरूवेट किस में बदलता है? इथेनॉल और CO2 में बदलता है। पाइरूवेट जो होता है ये दूसरे चरण में अवायवीय शोषण में किस में बदलता है? इथेनॉल और CO2 में बदलता है। तो दूसरी वाली बात भी सही हो गई। तीसरा कह रहा है ये प्रक्रिया किण्वन के समय यीस्ट के अंदर होती है, ये वाली बात भी सही हो गई। तो तीनों बातें सही है। ये कह रहा असत्य बताओ, असत्य तो कोई है ही नहीं, सभी के सभी सत्य है, तो अपन ऑप्शन नंबर डी चूज कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन O2 के अभाव में पाइरूवेट के अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। होता है क्या भाई? O2 के अभाव में, ये देखो हमने यहाँ पढ़ा O2 का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव यानी कि O2 का अभाव, और O2 के अभाव में जो पेशी कोशिकाओं के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लैक्टिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो अभाव में पाइरूवेट के जो कार्बन के 3 अणु होते हैं वो लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बात भी सही है। और लैक्टिक अम्ल कब बनता है आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। देखो सुनो, पेशी कोशिकाएं क्या होती है? हमारी मसल्स होती है। जैसे हम रनिंग करते हैं या जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते टाइम हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि रनिंग करते टाइम शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारा गोल तो यहाँ पर क्या है? ऊर्जा बनाना ही है ना।
और ऊर्जा एक तो बनती है वायवीय श्वसन के अनुसार जिसमें CO2 बनती है, और जब हमारे शरीर को जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए दौड़ने के लिए या मसल डंबल उठाने के लिए या कोई शारीरिक परिश्रम करने के लिए, तो उस समय क्या होता है, उस समय आपने देखा होगा हमारी मसल के अंदर पेन होने लग जाता है। जैसे आप डंबल उठा करके देखो, आपके बाइसेप में पेन हो जाएगा, आप शोल्डर से ऐसे उठा के देखो, शोल्डर में पेन होगा, है ना, आप रनिंग करके देखो, आपकी थाइस के अंदर पेन होगा। वो पेन क्यों होता है? वो पेन होता है इस लैक्टिक अम्ल की वजह से। क्यों? क्योंकि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर हम फिजिकल एक्शन कर रहे हैं जिस वजह से हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, और ज्यादा ऊर्जा बनाने के लिए हमारा शरीर की जो पेशी कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के अंदर ही, ऑक्सीजन जाने में तो टाइम लगेगा भाई साहब, श्वास लेंगे, फेफड़ों में जाएगी, वहां से खून में मिलेगी, फिर खून हर एक कोशिका तक, हर एक पेशी कोशिका तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। इतना वेट थोड़ी करेगा। जब हम दौड़ कर रहे हैं उस टाइम में हमारी शरीर की कोशिकाएं वो इतना वेट नहीं करती, वो शॉर्टकट तरीके से ऊर्जा बनाती है, और शॉर्टकट तरीके से ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन के अभाव के अंदर ही पेशी कोशिकाएं ऊर्जा बना लेती है। तो उस ऊर्जा बनने के साथ में ये लैक्टिक अम्ल भी बनता है, और ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है, यही लैक्टिक अम्ल होता है आपकी मांसपेशियों के अंदर दर्द का कारण। मांसपेशियां किस वजह से दर्द करती है, दुखती है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। रनिंग करके देखो जरा एक बार, तेज तेज दौड़ करके देखो, आपके पैर दुखते हैं कि नहीं दुखते? डंबल उठा करके देखो, देखिए 10 बार डंबल उठा लो, आपकी यहाँ पर पेन होने लग जाएगा। वो पेन होने का रीजन होता है लैक्टिक अम्ल। क्यों? क्योंकि वहां पर अवायवीय शोषण हो रहा है। और कहां होता है अवायवीय शोषण? पेशी कोशिकाओं के अंदर होता है, केवल और केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर ही होगा। जहां जहां पर पेशी कोशिकाएं पाई जाती है वहीं पर उन्हीं के द्वारा एक्शन होता है, वही हमारी स्वैच्छिक कोशिकाएं होती है, जो कि हम अपनी इच्छा से जिनसे काम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा बनती है। अब ये कह रहा है कि इसमें लैक्टिक अणु में परिवर्तित हो जाता है कब? ऑक्सीजन के अभाव में। तो ये अपन ने देख लिया, ये क्रिया हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है, बिल्कुल सही बात है। लैक्टिक अम्ल से हमारे शरीर में क्रैम्प की समस्या आती है। क्रैम्प का मतलब ऐंठन होता है, जकड़न होती है, दर्द होता है। वो दर्द किस वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो तीसरी बात भी सही है, यानी कि सभी कथन सही हो जाएंगे इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अत्यधिक व्यायाम करने से शरीर में O2 की कमी होने लगती है, जिससे शरीर में लैक्टिक अम्ल स्टोर होने लगता है और पेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प आता है। ये क्रैम्प किस वजह से आता है, पता चल गया? मुझे उम्मीद है कि अब पता चल गया होगा आपको कि हमारी मांसपेशियों में जो दर्द होता है, जो क्रैम्प आता है, वो किस वजह से आता है। आवाज थोड़ी सी चेंज हो गई ना ये चेंज हुई है क्योंकि अब थोड़ा सा गला थकान महसूस कर रहा है, और चीजों को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा। मेरी क्या आदत है, पढ़ाते टाइम जब चीज़ें होती है ना कि हाँ दिमाग में चल रही है, जल्दी जल्दी डिलीवर करनी है, बतानी है, तो बताने के चक्कर में फ्लो बन जाता है, स्पीड बन जाती है। अब अपन आराम से धीरे धीरे चलेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल देखो, श्वसन तंत्र में वायवीय श्वसन के बारे में विचार करो। अपन ने पीछे देखो अवायवीय श्वसन पढ़ लिया और ऑक्सीजन के अभाव में भी पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं अपन वायवीय श्वसन के बारे में। ये चीजें मैं आपको एक एक खोल करके इन डेप्थ इसलिए पढ़ा रहा हूँ प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वक्त अपन को लग रहा है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। आपको बस एक बार ये फाइल वापस से देखनी है, जब आपको टेलीग्राम पे मिल जाए ये फाइल तब। और क्लास को जितनी बार देखोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा मानना भी नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है कि किसी भी चीज़ को एक बार देख करके या एक बार पढ़ के हम जितना समझते हैं, दोबारा जब उसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ें हमें और भी ज़्यादा समझ आती है। जैसे मैंने बहुत सारी बातें ऐसी बोली है जो हो सकता है पहली बार में आपके पल्ले ना पड़ी हो, ऊपर से खिसक गई हो। वो सारी की सारी बातें जब क्लास को दूसरी बार देखोगे ना, इस PDF का रिविजन करने के बाद में, तब बहुत सारी नई बातें आपको समझ में आएगी। तो आ जाओ यहाँ पे वायवीय श्वसन के बारे में बात कर लेते हैं। वायवीय श्वसन में क्या होता है, 3 कार्बन के अणु, यानी कि पहले जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदल जाता है, पाइरूवेट के अणु में विखंडित होते हैं और 3 CO2 के अणु देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये बात कर रहा है इस वाली प्रक्रिया की, वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन में देखो पहले तो पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, और पाइरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद में ये किसमें बदलता है, ये 3 CO2 के अणुओं में बदल जाता है, यानी कि CO2 H2O और ऊर्जा बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यही वाली बात इसके अंदर ये कह रहा है। इसमें दूसरा उत्पाद जल होता है। दूसरा उत्पाद जल होता है क्या? बिल्कुल जल होता है। एक CO2 बनता है, एक जल बनता है और एक ऊर्जा बनती है। 3 चीजें बनती है वायवीय श्वसन के अंदर, तो ये बात भी सही है। ये कह रहा है कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये भी सही है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्सर्जन अवायवीय श्वसन की तुलना में कम होता है। इसके कहने का मतलब है कि जब आप वायवीय श्वसन कर रहे हो, यानी कि जिस समय आपका ये वायवीय श्वसन हो रहा है, यहाँ पर जो ये ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा इस अवायवीय श्वसन की बजाय कम होती है। मुझे एक बात बताओ, कम होगी क्या ऊर्जा? कम नहीं होती है, उल्टा ज्यादा होती है। यानी कि वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा मिलती है
सॉरी, कोई बात नहीं, चल लो। वायवीय श्वसन में जो आपको ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा ज्यादा होती है बजाय अवायवीय श्वसन में मिलने वाली ऊर्जा से, क्योंकि अवायवीय श्वसन में तो साथियों क्या होते हैं, दो ही कार्बन के अणु होते हैं, उसी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है दो कार्बन के अणुओं की। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साथियों आपके ऊर्जा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, किसमें, वायवीय श्वसन के अंदर। तो चलो यहाँ पर आ जाओ वापस से, ये कह रहा है वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्सर्जन अवायवीय श्वसन की तुलना में कम होता है, तो ये गलत बात होगी। अवायवीय श्वसन में उल्टा कम होना चाहिए और वायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा होना चाहिए। तो चौथी बात गलत हो गई। ये कह रहा असत्य कथन बताओ, तो केवल और केवल 4 असत्य है, अपन ऑप्शन नंबर डी चूज कर लेंगे। सवाल भी देखो आप कितना शानदार बना हुआ है। मैं चाहता तो एक ही सवाल के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो गए ना, मेरा तो पल्ला छूट गया कि मैंने तो आपको पढ़ा दिया। मैं तो आपके एग्जाम में सवाल आता तो ला करके कह देता कि ये देखो यहाँ से सवाल आया है, यहाँ से सवाल आया है, लेकिन आपके सारी चीजें समझ में नहीं आती। आपको सारी की सारी चीजें मैं इन डेप्थ समझा सकूं, उसके लिए मैंने आपके सामने इन तीनों श्वसन के 3 सवाल बनाए हैं, ताकि इन 3 सवाल से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए कि यार वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें CO2 H2O और ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा सबसे ज्यादा वायवीय श्वसन में ही बनती है। उसके अलावा ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन होता है वो हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है, और पेशी कोशिकाओं में हो रहा है मतलब वहां पर लैक्टिक अम्ल बनेगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल की वजह से ही तो हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन बिल्कुल ही अनुपस्थित होती है, यानी कि अवायवीय श्वसन होता है, वो यीस्ट के अंदर होता है, और वहां पर क्या बनता है, एल्कोहल, क्योंकि उसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो यहाँ से चीजें आप लिंक कर पाओगे और सारी की सारी चीजें आपको याद रहेगी। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसमें उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होती है। और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, CO2 जल और ऊर्जा बनती है। ये बात भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, CO2 जल और ऊर्जा बनती है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित के ऊपर विचार करो। जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत, द्रुत का मतलब होता है कम, कम होती है। मुझे एक बात बताओ, जलीय जीवों की श्वास दर यानी कि वो जितनी श्वास लेते हैं वो स्थलीय जीवों से कम होती है क्या? आप कहोगे गुरुजी कम तो होनी ही है। क्यों होनी है? कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं या हम जो श्वसन कर रहे हैं वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से कर रहे हैं। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में आप कहोगे गुरुजी 21% ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है। जबकि जल के अंदर जो ऑक्सीजन के घुले हुए अणु होते हैं ना साथियों, जैसे ये H2O है, इस जल में ऑक्सीजन के घुले हुए ऑक्सीजन, जिसको BOD बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। 100% जल है तो उसमें ऑक्सीजन 1-2% ही होती है। तो जलीय जीवों की जो श्वास दर होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थलीय जीव तो जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से, जबकि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो उतनी श्वास नहीं ले पाएंगे जितनी स्थलीय जीव लेते हैं। दूसरी बात कह रहा है जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है। तो दूसरी बात भी सही है। ये दूसरी बात सही है, इसी के आधार पर तो पहली बात है, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि स्थलीय भाग के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसीलिए तो जलीय जीव ऑक्सीजन कम लेते हैं या उनकी श्वास दर कम होती है। इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए का सही कारण बता रहा है कि ए सही क्यों है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए अपन चूज कर लेंगे इसके अंदर। ये बात लिखी हुई है इसने कि आपके जो है साथियों 21% ऑक्सीजन होती है स्थलमंडल में, और जबकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो 6 से 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर मात्र 6 से 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन होती है। अब इतनी कम अगर ऑक्सीजन होगी तो भाई साहब जलीय जीव तो ऑक्सीजन कम ही ले पाएंगे, उनकी श्वसन दर कम ही होगी। अगला सवाल देखो, श्वसन तंत्र में ATP के लिए असत्य कथन का चयन करो। बहुत ही शानदार सवाल है साथियों, फाड़ू सवाल है, स्टार लगा लो। यहां से एक और तगड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। इधर आओ, बात किसकी कर रहा है ये? ATP की बात कर रहा है। ATP पीछे अपन डिस्कस कर चुके हैं। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मतलब कि हम जब श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के बाद में हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होते हैं वो श्वसन की ऑक्सीजन से टूट करके ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। वहाँ जो CO2 बनती है वो तो को प्रोडक्ट होती है, सह उत्पाद होती है, उसको तो खून वापस से फेफड़ों में लाके छोड़ता है और हम बाहर छोड़ देते हैं।
लेकिन वहाँ पर जो ऊर्जा बनती है ना, वो ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होती है। इस फॉर्मेट में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेट में वो ऊर्जा हमारे शरीर में संचित हो जाती है। अब इसके बारे में ये जो कथन लिखे हुए सारे के सारे पढ़ने हैं और अच्छे तरीके से इनका जवाब देना है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण में उत्सर्जित एटीपी अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। एक एक चीज को शांति से समझते हैं। कोशिकीय शोषण यानी कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो शोषण होता है, कोशिकाओं में शोषण होने पर क्या ऊर्जा रिलीज होती है। तो जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है कोशिकीय शोषण में, वो उत्सर्जित ऊर्जा एटीपी अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। यानी कि वो जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा एटीपी का अणु बना लेती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अणु बना लेती है और संचित हो जाती है। तो पहली बात सही है। दूसरा कह रहा है एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। यानी कि एटीपी जो ऊर्जा संचित हुई है शोषण की वजह से, वो ऊर्जा कोशिका की अन्य क्रियाओं की ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे आपके शरीर में ऊर्जा बन गई, उस ऊर्जा के बाद में आप दिन भर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो, काम कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जो भोजन किया, मेरे भोजन में जो ग्लूकोज बना, श्वास लेने से ऑक्सीजन के अणु उस ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं और वो संचित की हुई ऊर्जा शरीर की अन्य क्रियाओं के काम में आती है। जैसे हृदय के धड़कने में, हृदय भी धड़कता है, उसको भी तो ऊर्जा चाहिए ना। दिमाग सोचता है, इसको भी ऊर्जा चाहिए। पाचन तंत्र पचाने का काम करता है, उसको भी ऊर्जा चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे ऊर्जा चाहिए। वो सारी ऊर्जा मुझे कहाँ से मिल रही है? वो ऊर्जा जो एटीपी के रूप में मेरे शरीर में संचित हुई है, वो ऊर्जा मिल रही है। तो ये ईंधन की तरह कार्य करती है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं तब गाड़ी चलती है ना, तो हमारे शरीर के लिए पेट्रोल होती है ऊर्जा। और ये ऊर्जा किससे बनती है? हमारे द्वारा किए गए भोजन और श्वास की वजह से बनती है। अच्छा, आगे कह रहा है एटीपी का उपयोग पेशियों की सिकुड़न, प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि में किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पेशियों की सिकुड़न, जैसे मैं हाथ को इस प्रकार से सिकोड़ रहा हूं तो पेशियां सिकुड़ रही है। मैं इस प्रकार से सिकोड़ रहा हूं हाथ को, पेशियों में सिकुड़न हो रही है। यानी कि कोई भी एक्शन हो रहा है वो किस वजह से होता है? इस ऊर्जा की वजह से होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का पाचन करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तंत्रिका आवेग का संचरण, तंत्रिका आवेग का संचरण का मतलब हो गया, जैसे आपके हाथ में मैंने सुई चुभोई या फिर मान लो आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभते ही आपको पता चलता है ना। वो पता क्यों चलता है? क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो होते हैं न्यूरॉन्स, वो वहां से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क अलर्ट होता है, हम पैर को वहां से हटाते हैं। तो जो आपके तंत्रिकाओं का संचरण होता है, आवेग का संचरण, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो सारी की सारी क्रियाएं ऊर्जा कहां से लेती है? एटीपी से ऊर्जा लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एटीपी के विखंडन से निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी यानी कि एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। एटीपी का अणु बन तो गया, अपने श्वास ली, श्वास में जो ऊर्जा बनी उस ऊर्जा से एटीपी का अणु बन गया। अब वो एटीपी का अणु क्या है? एक तरीके से वो ऊर्जा का अणु है, ऊर्जा का एक तरीके से कह लो कि वो पैकेट है। अब वो पैकेट का जब विश्लेषण होता है यानी कि उसका क्या होता है? खंडन होता है। जब वो टूटता है तो निश्चित मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है और वो जो रिलीज ऊर्जा होती है वो शरीर की अन्य क्रियाओं के काम में आती है। तो ये कह रहा है कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो कोशिकाओं के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। यानी कोशिका के अंदर आपने देखा होगा हमारे शरीर में डीएनए आरएनए होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जैसे राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, लाइसोसोम कोशिका के अंदर आत्मघाती थैली होता है। तो कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वो इसी से ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला कह रहा है एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है जिसे कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने लोचा कर दिया। एटीपी का पूरा नाम मैंने आपको क्या बताया? एटीपी का पूरा नाम मैंने आपको बताया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट ध्यान रख लेना, ट्राइफॉस्फेट है ये एटीपी, जबकि ये क्या कह रहा है? डाइफॉस्फेट। तो ये गलत हो गया। देखो कितनी माइनर सी मिस्टेक है। एग्जामिनर ऐसे ही मिस्टेक देगा। पटवार का एग्जाम हो चाहे ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हो, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, ग्रेजुएट हो आप, इसका मतलब 10वीं की साइंस तो आपको अच्छे से आती है। अच्छे से आती है मतलब आपको पता होना चाहिए एटीपी का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ना कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसे कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है, जिसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ना कि डाइफॉस्फेट। तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब शरीर, इसने हमसे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है असत्य कथन बताओ। तो असत्य कथन हो गया अपना ऑप्शन नंबर 4।
अब देखो एटीपी के एक अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एटीपी का जो एक अणु होता है ना, जैसे देखो हमने ये जो C6 वाला मामला था, ये यहाँ जाकर के C3 में पायरुवेट बना और इससे जाकर के आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बनी। तो ये जो ऊर्जा बनती है ना, ये ऊर्जा आगे जाकर के संचित हो जाती है किस रूप में, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। उसमें एक फॉस्फेट का अणु और मिलता है और वो बन जाता है एटीपी, यानी कि फाइनली जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। आप कहोगे गुरुजी अब ये तो एटीपी एटीपी कर रहे थे, अब ये एडीपी और क्या आ गया, तो ये जो ऊर्जा होती है पहले तो एडीपी में कन्वर्ट होती है और ये एडीपी के साथ में एक फॉस्फेट का अणु मिलकर एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, जब ये टूटेगा, इसका विखंडन होगा, तो कितनी ऊर्जा रिलीज होगी, इसकी ऊर्जा रिलीज होगी साथियों 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा। कितनी, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा रिलीज होगी। और ये वाली जो बात है, ये वाली बात आपकी एनसीईआरटी की कटिंग है आपके सामने, जिसने एटीपी के बारे में आपको सारी की सारी बातें बता रखी है। एटीपी देखो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी क्या है, ऊर्जा मुद्रा है, ध्यान रखना, ऊर्जा मुद्रा एडीपी, यानी कि ये एडीपी नहीं है, फिर क्या है, एटीपी है ऊर्जा मुद्रा। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। यानी कि श्वसन प्रक्रम में जो मोचित ऊर्जा होती है, निकलने वाली ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, एडीपी। एडीपी बना लेती है वो ऊर्जा, उसके साथ में फिर एक अकार्बनिक अणु फॉस्फेट मिलता है और वो फॉस्फेट मिलकर क्या बना लेता है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। इसका मतलब वो ऊर्जा पहले तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाती है, उसमें एक फॉस्फेट का अणु और मिलता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। अब ये बन गया एटीपी ऊर्जा का एक पैकेट। अंतरोष्मी प्रक्रम यानी कि जो एंडोथर्मिक आपके प्रोसेस होता है उस कोशिका के अंदर, तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी अंदरूनी क्रियाएं होती है, सभी क्रियाओं का संचालन करने के लिए ऊर्जा कहां से, एटीपी से ही प्राप्त होती है हमारे शरीर को। जल का उपयोग करने के बाद एडीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। यानी कि जब ये जो एटीपी अणु ऊर्जा संचित करके बैठा है, इसकी जब जल से रिएक्शन होती है और ये ऊर्जा को जब रिलीज करता है, तो कितनी ऊर्जा, एक मोल में 30.5 किलो जूल ऊर्जा रिलीज होती है। ये वाली बात ही आपसे यहाँ इस सवाल में पूछी है और ये सवाल लाने का मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि यहां से एग्जामिनर आपको सवाल उठा करके पूछ सकता है एग्जाम में। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। एक बैटरी होती है ना, बैटरी को पहले आपने चार्ज किया, मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल को चार्ज किया, फिर आपका मोबाइल चल सकता है। आपने जैसे चार्ज करके बैटरी ड्रोन के अंदर लगा दी, ड्रोन आसमान में उड़ रहा है, तो वहां पर वो जो विद्युत ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। उसी प्रकार से हमने जो भोजन किया तो हमारी वो जो रासायनिक ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में एटीपी के फॉर्मेट में ऊर्जा संचित हो गई और ये आगे हमारे शरीर में बैटरी की तरह काम कर रही है कि बैटरी चार्ज हो गई, खाना खाते ही ऊर्जा प्राप्त हो गई, अब बाहर के बहुत सारे आप काम कर लो, वो काम करने के लिए आपको ऊर्जा देता रहेगा। तो यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका के अंदर एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन के संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। अब देखा आपने, ये जो सवाल बना हुआ था ना आपके, ये देखो प्रोटीन का संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण, पेशियों की सिकुड़न, ये कहां से बना, ये एनसीईआरटी की इस स्लाइड से बना। अगर मैं आपको सीधा सीधा ये स्लाइड दे देता ना, आप इसको पढ़ते ही नहीं, या फिर पढ़ते भी तो आप समझ ही नहीं पाते कि यार इसका मतलब क्या है, पेशियों का सिकुड़ना, प्रोटीन का संश्लेषण, तंत्रिका आवेग। तो मैंने इसका सवाल बनाया, सवाल में आपको सारी की सारी चीजें समझा दी, अब आपके दिमाग में ये चीज फिट रहेगी। अब एग्जामिनर ऐसा सवाल आपसे पूछेगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे रात्रि में पर्यावरण से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? अरे भाई, पौधे दिन में कौन सी गैस लेते हैं? हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, उसको अपन लास्ट वाली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जो दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ी थी। जिन साथियों ने नहीं पढ़ा, पढ़ लो जाकर के। प्रकाश संश्लेषण पूरा अच्छे तरीके से इन डेप्थ अपन ने पढ़ा है, जो कोई सवाल आएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उस क्रिया के अंदर तो CO2 यूज करता है पौधा, जबकि रात्रि के समय क्या होता है, सूर्य नहीं होता है। सूर्य नहीं होता है तो इसका भाई साहब जो क्लोरोफिल वर्णक है वो काम नहीं करता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो, और उस समय में फिर क्या होता है, उस समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो फिर पौधे भी हमारी तरह सजीव है, तो वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। ध्यान रखना, अगर ये पूछ ले पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो पौधे श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो।
ये बात अलग है कि दिन में पौधे श्वसन करते ही नहीं है, पौधे श्वसन केवल रात में ही करते हैं। दिन में पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पौधे दिन में। तो ये कह रहा है कि कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं पौधे भी। कब? रात्रि के समय। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जैसे शाम का समय होता है संध्याकालीन समय, संध्याकालीन समय के अंदर, संध्याकालीन समय, इस समय के अंदर पौधा कौन सी गैस लेता है, तो पौधा प्रकाश के अभाव में कोई भी गैस ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर पौधा ना तो ऑक्सीजन लेता है ना ही CO2 लेता है। कब? संध्या के समय में, जब शाम का समय होता है ना उस टाइम में। बाकी रात में ऑक्सीजन लेगा और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब ये श्वसन तंत्र अपना कंप्लीट होता है और श्वसन तंत्र के बारे में कुछ 2-3 बातें हैं, फिर अपन रक्त परिसंचरण तंत्र शुरू करेंगे। तो श्वसन तंत्र के बारे में जो अपन ने पढ़ा है उसके बारे में एक नजर मार लेते हैं। एनसीईआरटी के पीछे का ये आपके, देखो साथियों, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपके एक भी चीज छूटे ना। अब मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया श्वसन का, और ये श्वसन का मैं एक बात बता दूं आपको, 7th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लास की एनसीईआरटी में से मिक्स रूप से चीजें उठाइए, साथ में आरबीएससी की अलग अलग किताबों से। पूरा का पूरा श्वसन तंत्र एक जगह नहीं मिलता है। 6ठी क्लास के अंदर श्वसन तंत्र के बारे में कुछ बात दी हुई है, 10वीं क्लास में जैव प्रक्रम के नाम से चैप्टर है, उसमें श्वसन तंत्र के बारे में कुछ बात दी हुई है। तो सारा पढ़ना पड़ता है, सारा पढ़ के सबको मिला जुला के फाइनली कंप्लीट चीज आपके सामने रखनी पड़ती है। मैंने इतनी सारी जो चीजें आपको पढ़ाई ना श्वसन तंत्र में, ये सारी चीजें एनसीईआरटी के एक चैप्टर में नहीं मिलेगी आपको, अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई है। वायवीय अवायवीय श्वसन 6th क्लास में मिलेगा ही नहीं, ये आपको 10th क्लास की आरबीएससी की किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। कुछ तो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 10वीं की किताब में भी नहीं होते हैं, उनके लिए मुझे 11th क्लास की एनसीईआरटी देखनी पड़ती है, तब जाकर के वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। क्योंकि इन डेप्थ जितना मैं आपको समझा रहा हूं इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। वो आपको समझाने के लिए मुझे पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मुझे ऊपर से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पढ़ना तो मुझे भी पड़ता है, मैं पढ़ करके चीज़ें समझ करके उनको आसान करके आपको समझाता हूँ। अब देखो, ये जो एनसीईआरटी के पीछे आपने क्या सीखा, श्वसन वाले चैप्टर का पूरा सार है कि श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है और ये जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। ये वाली लाइन बताती है कि श्वसन का मतलब क्या है। श्वसन का मतलब है जीव द्वारा लिए गए भोजन की, हमने जो भोजन लिया है उस भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करना, ये काम होता है श्वसन का। इसका मतलब ये चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए आपकी। श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है भोजन जो होता है, इस भोजन से ऊर्जा बनाना, यानी कि इस भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये वाला काम होता है श्वसन का, ना कि केवल O2 और CO2 का आदान प्रदान। ये O2 और CO2 का आदान प्रदान तो क्या कहलाता है? ये तो आपका ब्रीथिंग कहलाता है, सांस लेना कहलाता है। जबकि श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, उसमें भोजन से ऊर्जा बनती है। आगे देखो, हम अंत्य श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, अंत्य श्वसन का मतलब सांस अंदर लेना, ये अंत्य श्वसन हो गया। उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग, यानी कि हमने सांस ली, उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। पढ़ चुके हैं अपन चीज, हमने जो ऑक्सीजन ली वो क्या करती है, ग्लूकोज का विखंडन करती है और उसको CO2 और ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडित कर देता है और इस प्रक्रम में ऊर्जा भी मुक्त होती है। हमने पढ़ा था C6H12O6, ये पहले जाकर के 3 कार्बन के अणुओं में बदलता है, फिर वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पहला प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। यही वाली बात इसने इस लाइन के अंदर बोली है, यानी कि वापस से आपका रिवीजन हो गया। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिका में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब देखो कितनी शानदार बात बोली है। ग्लूकोज का विखंडन फेफड़ों में नहीं होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि श्वसन कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है क्या? नहीं साहब, फेफड़ों में तो क्या होता है, ब्रीथिंग होती है, श्वास लेना होता है। फेफड़े तो केवल श्वास लेने के और ऑक्सीजन को खून को देना और खून से CO2 लेने का काम करते हैं। फिर श्वसन का काम कहाँ होता है, शरीर की एक एक कोशिका के अंदर होता है, जिसको कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। यदि भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा विखंडित होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग होगा तो वायवीय कहलाएगा। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय कहलाएगा। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव होता है, उस समय भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब समझ आया अवायवीय श्वसन कब होता है? अवायवीय श्वसन हमारे शरीर में ही होता है और वो तब होता है जब हम क्या करते हैं, हम हमारी मांसपेशियों से या हमारे पेशियों से कार्य करवाते हैं।
जैसे हम दौड़ करते हैं या व्यायाम करते हैं, है ना, या कोई वजन उठाते हैं, उस समय हमारी कोशिकाओं के अंदर दर्द होता है। वो दर्द होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से। क्यों? क्योंकि कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, और ऊर्जा वायवीय शोषण से बनाने में लंबा टाइम लगता है, इसलिए वो कोशिकाएं शॉर्टकट तरीका अपनाती है और बिना CO2 बनाए डायरेक्ट ऊर्जा बनाती है, और उस प्रक्रम में साथ में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो वो जो लैक्टिक अम्ल बनता है वो शरीर के अंदर ऐंठन का काम करता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। देखो, श्वसन प्रक्रम यानी कि जो आपके रेस्पिरेशन है उसका एक चरण है क्या? श्वास लेना यानी कि ब्रीथिंग, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। यह भी यही बात कह रहा है कि श्वसन प्रक्रम का एक चरण है श्वास लेना, बाकी अगला चरण है भोजन को ऊर्जा में बदलना। अंत्य श्वसन या निःश्वसन यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ते समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्च श्वसन के साथ अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, उस समय फेफड़ों का आकार छोटा बड़ा हो सकता है। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी कि जब शारीरिक सक्रियता बढ़ेगी, आप ज्यादा काम करोगे तो श्वसन की दर भी बढ़ जाएगी। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली और जीवों में श्वसन अंग श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होता है। जैसे हमारे में होता है वैसे गाय, भैंस, बिल्ली उन सब में होता है। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है, मछलियों में क्लोन के माध्यम से और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। समझना, केंचुए में गैस का विनिमय उसकी त्वचा से होता है, आर्द्र त्वचा से, याद रखोगे केंचुए से। इसका मैंने सवाल नहीं बनाया लेकिन ये सारांश में है। मछलियों के अंदर किससे होता है? मछलियों के अंदर क्लोम से होता है, ये इसके बारे में भी एग्जामिनर सवाल आपसे पूछ सकता है। और कीटों के अंदर किससे होता है? श्वास प्रणाल से होता है। जैसे हम नाक से श्वास अंदर लेते हैं वैसे केंचुए आपके आर्द्र त्वचा से लेते हैं, मछलियां क्लोम से लेती है और कीट श्वास प्रणाल से लेते हैं। पादपों में मूल यानी कि जड़ मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। मृदा में जो उपस्थित वायु होती है उसको जड़ें ग्रहण करती है, और पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, रंध्र जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है, यानी कि पादप के अंदर भी जो ग्लूकोज होता है ना, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो CO2 होती है आपकी, ये CO2 जल के साथ मिल जाती है। किसके साथ? जल के साथ। और कहाँ पर होता है आपके? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और साथ में इसमें कौन चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर पौधों के अंदर क्या होता है? पौधों के अंदर भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो पौधों में भोजन बनाती है, यानी कि पौधे तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जबकि हम भोजन बाहर से लेते हैं। तो देखो, पौधे ने क्या करा? CO2 ली और H2O के साथ में मिलकर के C6H12O6 बना लिया, ये ग्लूकोज बना लिया। अब इस अभिक्रिया को आप संतुलित भी कर सकते हो। C6 है यानी कि इसके आगे 6 लगा दोगे तो कार्बन हो गए 6, हाइड्रोजन 12 है तो इसका आगे भी 6 लगा दोगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12 और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर और ऑक्सीजन भी बन जाएगी। कितने अणु बनेंगे? 6 दूनी 12 और 6 ऑक्सीजन यानी कि 6O2। ये 6 ऑक्सीजन के अणु भी रिलीज होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और O2 गैस रिलीज करता है, और पौधे के द्वारा रिलीज की गई O2 गैस हम ग्रहण करते हैं। अब यहां पर समझना, पौधे ने तो क्या लिया? CO2 लिया। ये पौधे के अंदर भोजन बनाने का प्रक्रम है। हम क्या है? हम विषमपोषी है। क्यों? क्योंकि हम भोजन बाहर से ग्रहण करते हैं। पौधा क्या है? स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। उसने अपना भोजन बनाया। क्या है उसका भोजन? ये रहा उसका भोजन C6H12O6। हमने भी भोजन क्या किया? बाहर से ग्रहण किया और हमारे शरीर में जाकर के क्या बना? ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज भोजन है, उस भोजन का श्वसन के द्वारा विखंडन होगा और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। सेम प्रक्रिया पौधे के अंदर होती है। पौधे में भी जब श्वसन होता है, पौधे जब रात्रि को ऑक्सीजन लेते हैं तब इस ग्लूकोज का विखंडन करते हैं और विखंडन करके वापस से CO2 और H2O बनाते हैं, यानी कि ये प्रक्रम उल्टा होने लग जाता है रात में। पौधे के द्वारा बनाया गया ये ग्लूकोज ऑक्सीजन लेता है बाहर से और क्या करता है? CO2 और H2O और साथ में ऊर्जा रिलीज करता है। ये जब प्रक्रम उल्टा चलता है उस टाइम में पौधे के अंदर भी ऊर्जा रिलीज होती है। तो अल्टीमेटली पौधे के अंदर भोजन बनाने का प्रक्रम उसमें खुद में ही होता है, जबकि हमारे में खुद में नहीं होता है, इसलिए हमको बाहर से भोजन लेना पड़ता है। बाकी श्वसन की क्रिया पौधे में और हम जंतुओं में समान होती है।